नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वनसाट ब्रह्मास्त्र अर्थशास्त्र की हमारी इस सीरीज़ में। ये हमारा सेकंड और लास्ट वीडियो है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ भी वहाँ आपको मिल जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे मनी एंड बैंकिंग से। ये परमार एसएससी का पीडीएफ है। ये मेरे को यूज़फुल लगा तो मैं एज इट इज़ इसको आपको समझा रहा हूँ। पहली चीज़ है आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी सिफारिश की। आरबीआई अधिनियम आया 1934 में और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय बना कलकत्ता में और बाद में 2 साल बाद 1937 में मुंबई बन गया, जो अभी भी मुख्यालय है। कार्य आपको पता होगा, बैंकिंग सिस्टम की देखरेख करना मतलब लाइसेंस देना, रेगुलेट करना, अगली करेंसी प्रिंट करना। 1 रुपये की करेंसी वित्त मंत्रालय करता है, बाकी सब आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति बनाना, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब बैंकों का अंतिम कर्जदाता। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। पूछ सकता है बैंकों का बैंक कौन है, तो आरबीआई है। आरबीआई एक्ट में 2 प्रकार के बैंक हैं, एक है अनुसूचित बैंक, एक है गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक 2 प्रकार के हैं, एक है वाणिज्यिक, एक है सहकारी। वाणिज्यिक भी 2 प्रकार के हैं, एक सरकारी और एक निजी। सरकारी में 11 राष्ट्रीयकृत प्लस एसबीआई मतलब 12 बैंक। निजी में एक भारतीय निजी और एक विदेशी निजी। भारतीय एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, विदेशी सिटी बैंक, एचएसबीसी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछे, जमाने के लिए पूछता है, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में अगर इतिहास देखें तो पहली बैंक 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1806 कलकत्ता बैंक, 40 बॉम्बे बैंक, 43 मद्रास बैंक और तीनों मिलकर 1921 में बनती इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1955 में एसबीआई बन जाता है। पहला भारतीय स्वामित्व वाला बैंक है इलाहाबाद बैंक, 1865। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये बनता है 1975 में इमरजेंसी के समय। पहला आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 में यूपी के मुरादाबाद में बनता है, ये ध्यान रखिए। और आरआरबी में क्या होता है, 50% हिस्सेदारी केंद्र की, 15% संबंधित राज्य की और 35% स्पॉन्सर बैंक की वो रहता है। अन्य में अगर नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड अधिनियम 1981 से बनता है, शिवरमन समिति की सिफारिश से बनता है, 12 अप्रैल 1982 को स्थापित होता है और हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देना, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करना। अगला है राष्ट्रीय आवास बैंक, ये बनता है 1988 में। सेबी की अगर आप बात करें तो सेबी अधिनियम 1992 में आता है और सेबी की स्थापना होती है 88 में, मतलब ये स्थापना पहले हो जाती है, बाद में अधिनियम आता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सेबी मतलब जो निवेशक हैं, जो शेयर मार्केट में बाकी जगह लगाते हैं, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करना। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी चेयरपर्सन है अभी माधवी पुरी बूच, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, अभी 1-2 महीने और रहेंगी। एलडाई मतलब इंश्योरेंस के लिए है। एलडाई अधिनियम 1999 से अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना होती है। ईयर ही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब जो कम लोन देते हैं, जैसे 3 लाख से कम अगर आपकी वार्षिक आय है तो आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे। ये गिरवी मुक्त लोन होता है। इसके पिता कौन है सूक्ष्म वित्त संस्था के, तो ये मोहम्मद यूनुस हैं, बांग्लादेश के। इन्होंने ग्रामीण मॉडल बैंक 1970 में बनाया, नोबल पुरस्कार भी मिला। यही बैंक का जर्सी पहन के बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलते। पहली चीज़ है एनबीएफसी। एनबीएफसी जैसे आप देखते होंगे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा महिंद्रा, ये सब एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये मांग जमा स्वीकार नहीं करते, ये ध्यान रखना है। ठीक, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, ये सब जरूरी नहीं है। कंपनी अधिनियम 56 से ये बनते हैं। ये जनरली आप नाम ही से समझ गए होंगे कि ऋण देने का जनरली काम करते हैं ये। फिर एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये मालेगांव समिति की सिफारिश 2010 के आधार पे बने। फिर एक एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब आयात निर्यात बैंक, 1981 के अधिनियम से 1982 में बना, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। सिडबी ये 2 अप्रैल 1990 में बना, लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है। ये आप ध्यान रखिएगा, लखनऊ जनरली कम का हेडक्वार्टर है, सिडबी का है। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। आईडीबीआई ये 1964 के अधिनियम से बना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 बहुत पुराना है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992। फिर बैंकों के कहाँ हैं क्या, उसका ये एसएससी में आता है, इसमें कम आता है। फिर ये अलग अलग लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये जनरली आपसे नहीं पूछेगा।
एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व लिक्विडिटी रेशियो। बस एक लाइन में ये समझिए कि कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास रहता है और एसएलआर बैंक अपने पास खुद रखते हैं। कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास है, कुल जमा राशि के प्रतिशत में होता है, और एसएलआर जो है नगद में, सोने में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनके फॉर्म में रखा जाता है। तरलता मतलब होता है जैसे आपके पास मान लीजिए पैसा है तो पैसा ज़्यादा तरल है, आप तुरंत खर्च कर सकते हो। सोना है तो सोना बेचने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़मीन है तो उसमें और टाइम लगेगा। तो ये तरलता का क्रम है, जैसे कैश अधिक तरल है, फिर गोल्ड चेन है, फिर प्रॉपर्टी है। मुद्रा स्फीति मतलब होता है कि महंगाई होना, तो बैंक क्या करती है, महंगाई को रोकने का भी काम करती है। ये अलग अलग दर हैं। दर का निर्धारण करती है मौद्रिक नीति समिति, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, कार्यकारी अधिकारी और 3 सरकार करती है। और ये अलग अलग होते हैं, जैसे सीआरआर, एसएलआर। अगर मैं छोटा सा ये समझाऊं, समझिए बैंक जो भी ये रेशियो रखता है, बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपये है। अब ये सब रेशियो के रूप में उसको 40 रुपये अपने पास रखना पड़ा। जब वो 40 रुपये अपने पास रखेगा तो बाकी केवल 60 ही लोन देगा। तो अगर सीआरआर, एसएलआर 40 से वो 60 कर दिए सरकार, तो बैंक लोन दे पाएगा 40 रुपये, क्योंकि बचा 40 ही। मतलब अगर रेशियो ये बढ़ता है तो बैंक कम पैसा मार्केट में डालता है। जब कम पैसा मार्केट में आएगा तो महंगाई रुकेगी, क्योंकि लोगों के पास कम पैसा है। और यही मान लीजिए 40 से बैंक 20 कर दिया तो अब 80 आएगा मार्केट में, पैसा ज़्यादा आएगा तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। मुद्रा आपूर्ति से महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये अलग अलग दर हैं, इनका बस आप ये ध्यान रखना कि कितनी अभी ये दर चल। ये समझिए कि बैंक रेट में बैंक आरबीआई से लोन लेती है लंबे समय के लिए बिना किसी गिरवी रखे, ठीक। उसके बाद रेपो रेट में क्या है, बैंक आरबीआई से लेती है लेकिन कम समय के लिए, ठीक, और इसमें गिरवी लिया रखा जाता है। रिवर्स रेपो आरबीआई बैंक से लेती है, मतलब बैंक के पास अगर एक्सेस पैसा है तो वो रिवर्स रेपो में चल देता है। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, यह है आपातकालीन स्थिति में जब आप आरबीआई से लोन लोगे। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ओपन मार्केट मतलब वही सरकारी जो सिक्योरिटी हैं उनको खरीदना बेचना, ये सब ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। ये मात्रात्मक उपकरण है। मात्रात्मक मतलब होता है कि मात्रा सीधा सीधा पैसे की डिसाइड होती है। गुणात्मक मतलब होता है जैसे ऋण की राशनिंग कर दिया, विनियमन कर दिए, नैतिक दबाव डाल दिए, ये सब गुणात्मक चीज़ें हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछेंगे तो सर ऑसबॉर्न ऑर्केल स्मिथ हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। पहला विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 में, ठीक। फिर ये अलग अलग प्रकार की मुद्रा हैं। ये बस इतना ज़्यादा नहीं पूछता पीएससी, लेकिन फिर भी अगर एक M0 है, ये उच्च शक्ति प्राप्त धन, आधार धन है, मतलब ये आरबीआई के पास बैंकरों की जमा, आरबीआई के पास अन्य जमा। ये पूछ सकता है नेरो मनी किसको बोलते हैं, तो नेरो मनी बोलते हैं M1 को, और M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी जनरली, ठीक। M1 में जो जनता, करेंसी विद द पब्लिक, जनता के पास, फिर बैंकों की मांग जमा और आरबीआई के पास अन्य जमा, ये M1 है। M1 में जब डाकघर जोड़ देते हैं तो M2 कहलाता है। M1 में जब सावधि टाइम डिपॉजिट जैसे आपका वो है FD, बाकी चीज़ें जोड़ देते हैं तो M3 कहलाता है। और M3 में जब डाकघर जोड़ देते हैं तो M4 कहलाता है। मुद्रा गुणक मतलब होता है 1/, आरक्षित निधि अनुपात मतलब प्रचलन में मुद्रा बटे रिजर्व मुद्रा। तरलता यही क्रम होता है 1, 2, 3, 4, सबसे ज़्यादा तरल 1 होती है। फिर धन का वेग क्या है, ये सब आपसे बहुत नहीं पूछेगा। एक बेसल नाम्स होता है, बेसल स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक का हेडक्वार्टर है 1930 में। बेसल समिति 1974 G10 बनवाया था। बेसल 1 मापदंड आया 1988 में। बेसल मतलब ऐसा है कि बैंक डूबे ना, इसलिए मापदंड आया, उसी में अलग अलग रेशियो आए। फिर बेसल 2 आया 2004 में, बेसल 3 आया 2008 में। तो ये अलग अलग बेसल के नाम से। फिर एक LAF है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रिवर्स रेपो टाइप। फिर लिक्विडिटी ट्रैप है। लिक्विडिटी ट्रैप मतलब है ब्याज दरें निम्न रहती हैं, बचत दरें उच्च रहती हैं। मतलब आप बैंक ना रेट ब्याज दर कम करता है तो भी लोग खर्च नहीं करते जनरली, उसको बोलते हैं तरलता जाल। 2 बाज़ार होते हैं, एक मुद्रा बाज़ार होता है जिसमें कम समय के लिए मतलब 1 साल से कम समय के लिए ऋण होता है। एक पूंजी होता है जिसमें 1 साल से ज़्यादा होता है।
एक कॉल मनी होता है मुद्रा बाजार में, जिसमें एक ही दिन में लौटाना होता है। नोटिस मनी मतलब 2 से 14 दिन में लौटाना होता है। फिर इंटर बैंक आपस में वो करते हैं, जिसमें एक लिबोर है जो लंदन वाला है, एक मिबोर है जो मुंबई वाला है। ट्रेजरी बिल मतलब होता है मैच्योरिटी जिसकी 1 साल से कम होती है, अलग अलग इसकी मैच्योरिटी होती है। डिस्काउंट रेट पे लिस्टेड होता है, कोई ब्याज दर नहीं मिलती। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे कि ट्रेजरी बिल 100 रुपये का है तो इसको डिस्काउंट 90 में बेच देंगे और कुछ समय बाद वो 100 हो जाएगा। तो इसमें कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मिल ही रहा है। फिर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक रेगुलर होते हैं, फिर एक स्ट्रेट एसेट होते हैं, फिर एक नॉन परफॉर्मिंग होते हैं। मतलब जिसमें 90 दिन तक आपको उसका ब्याज नहीं मिला तो वो कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसमें एक सब स्टैंडर्ड एसेट है, डाउटफुल एसेट है और एक लॉस एसेट है। बैड बैंक मतलब समझ लो ऐसा बैंक जो गंदा बैंक है। मतलब वो क्या करता है, वो उसका काम ही है जो लोन नहीं देते ना, चुकाते नहीं है, गुंडे टाइप का बैंक है ये समझ लो। ये जो लोन नहीं चुकाते वो उनसे वसूलता है बेड बैंक। ये 2 प्रकार के NARCL IDRCL। फिर सरफासी एक्ट है। सरफासी एक्ट कब आया? 2002 में, इतना ही ध्यान रखिएगा। विलफुल डिफ़ॉल्टर मतलब जो जानबूझ के कर्ज की राशि वापस नहीं करता। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो आया 2016 में आया। अब गरीबी में आ जाते हैं। गरीबी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सापेक्ष गरीबी, एक होती है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष मतलब किसी की तुलना में गरीब, जैसे मैं बिल गेट्स की तुलना में गरीब हूँ, ये है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष मतलब जिसके पास रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, वो होता है निरपेक्ष गरीब। गरीबी के आकलन के लिए स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नौरोजी ने ये बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सबसे पहले आकलन किए। फिर एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। बॉम्बे प्लान बना। सुभाष चंद्र बोस इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसकी अध्यक्षता, इस समिति की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। फिर बॉम्बे प्लान बना 1944 में। इसी में सबसे पहले कहा गया कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था होना चाहिए। ये बोले कि 75 प्रति व्यक्ति आय है हर साल। फिर आज़ादी के बाद डांडेकर और रद्द समिति आई 1971 में, ठीक। फिर अलग समिति आई 1979 में, पोषण के आधार पर गरीबी रेखा। फिर लकड़ा वाला समिति आई 1993 में, ये CPI इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर लेबर के आधार पे बताई। और यही बोली कि राज्यों के अनुसार हर राज्य की अलग अलग गरीबी होती है। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में आई, स्वास्थ्य शिक्षा की बात की है और ये बोली 33 रुपये प्रतिदिन, मतलब ग्रामीण में 816 रुपये और शहर में 1000 रुपये प्रति महीना से जो कम कमाता है वो गरीब है। और इस समय गरीबी का प्रतिशत था 21.9% 11-12 में, और गरीबी अनुपात ये था। ये तेंदुलकर समिति। इसके बाद फिर और इसकी विधि थी, इसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो, मतलब सिर को गिनने वाली विधि। फिर रंगराजन समिति आई 2014 में, ये कैलोरी प्रोटीन वसा तीनों की बात की, ठीक। फिर एक होता है भुगतान संतुलन। इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन ये समझिए कि 2 खाता होता है सरकार का, एक होता है चालू, एक होता है पूंजी। चालू मतलब जो नॉर्मल होता है, जिसमें गुड्स होते हैं, सर्विस होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं। और पूंजी खाता मतलब जैसे आपके देश में FDI आया, बाहर से निवेश आया, FII आया, ये सब कहलाते हैं। करेंट अकाउंट डिफिसिट मतलब कि जो आपके देश में जो आयात हुआ वो ज़्यादा है, जैसे बाहर से आपके यहाँ ज़्यादा आयात हुआ और आपके यहाँ से निर्यात कम हुआ, तो वो होता है चालू खाता घाटा। और जुड़वा घाटा ट्विन डिफिसिट क्या कहलाता है? जब राजकोषीय घाटा भी है और चालू खाता भी घाटा है तो वो डबल घाटा कहलाता है। फिर आपके यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार की बात होती है। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब क्या होता है? एक तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होती है उसमें एक, दूसरा गोल्ड होता है, तीसरा SDR होता है। SDR मतलब ये IMF का है, ये 6 करेंसी में होता है, डॉलर, यूरो, येन, युआन, पाउंड, ठीक। ये 5 में होता है, डॉलर, यूरो, येन, युआन और पाउंड में। फिर रिज़र्व ट्रांच पोजीशन होता है, ये भी IMF का है, कोटा मिलता है। फिर भारत में 91 में भुगतान संतुलन संकट था, LPG आई, ये तो आपको पता है। IMF क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। संयुक्त राष्ट्र में वित्तीय सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड्स, जिसमें 44 देश गए थे और इसी से IMF और विश्व बैंक बने थे। दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। फिर ये अलग अलग खाता है, नेस्ट्रो खाता, वेस्ट्रो खाता। ये ध्यान रखिएगा, फेरा बना है 1973 में और फेमा बना है 99 में। ईयर ध्यान रखिएगा, फेरा 73 में, फेमा 1999 में।
फिर ये अलग अलग है, जैसे मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन मतलब घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी, एप्रिसिएशन मतलब मूल्य में वृद्धि, डिवेल्युएशन मतलब खुद से सरकार जब करती है, समझ रहे, जैसे भारत में मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, हम खुद बोले कि यार $1 बराबर 10 रुपये नहीं होना चाहिए, हम 20 कर देंगे, जब हम खुद करते हैं तो वो कहलाता है अवमूल्यन, और जब हम खुद बढ़ाते हैं 10 से 5 कर दिए तो वो कहलाता है रिवैल्यूएशन। फिर लॉरेंज वक्र है, ये आय की असमानता के बारे में है, ठीक है, इस टाइप का बनता है और इसी से गिनी गुणांक आता है। तो ये पूछ सकता है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक किससे रिलेटेड हैं, तो आय की असमानता से रिलेटेड हैं। अगर गिनी गुणांक 0 आया मतलब समानता, और 1 आया तो बहुत ज़्यादा असमानता है। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले 47 में हम स्वतंत्र हुए, फिर यूएसएसआर से हम लिए, स्टालिन इसको लेके आया था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुई, 1 अप्रैल 1951 से चालू हुई, 56 तक। कृषि पे ध्यान हुआ, बांध बने जैसे भाखड़ा नागल, हीराकुंड, हेरा डोमर मॉडल था। सेकंड पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक थी। भारी उद्योग, तीव्र औद्योगिकरण की बात हुई, इसी में 1956 की द्वितीय औद्योगिक नीति आई। राउल केला का प्लांट बना जो उड़ीसा में हुआ जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर प्लांट बना पश्चिम बंगाल में यूके की सहायता से। भिलाई बना छत्तीसगढ़ में रसिया की सहायता से। ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। इन्हीं के जन्मदिन पे 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक थी। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनाना। ठीक इसी में युद्ध हुआ 62-65। PL-480 हम आयात करते थे अमेरिका से। हरित क्रांति इसी समय आई। भारतीय खाद्य निगम बना 1965 में इसी समय। CACP बना 65 में। IDBI बना 65 में। UTI बना 63 में। ये ईयर पूछता है जनरली। ठीक, फिर क्योंकि युद्ध चल रहा था तो 66 से 69 तक योजना अवकाश हुआ, मतलब कोई योजना नहीं आई। फिर चौथी योजना आई 69 से 74 इंदिरा गांधी के समय। जिसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता लाना। फैमिली प्लानिंग की बात हुई, अभी हम देखें 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहला परमाणु परीक्षण हुआ स्माइलिंग बुद्धा के नाम पे। भारत पाक युद्ध हुआ 71 में, और ये रुद्र एटलन मॉडल या गाडगिल सूत्र पर आधारित थी। फिर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक DP धर मॉडल पे थी। इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता लाओ। इसी में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आया 1974 का। 20 सूत्री कार्यक्रम आया 75 का। ये सब इंडिविजुअल पूछ सकता है। रीजनल रूरल बैंक बना 1975 2 अक्टूबर में। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो इस पंचवर्षीय योजना में आई। फिर नई सरकार आई तो 78 से 80 तक का जो काल था उसको अनवरत योजना वाला काल बोलते हैं। इसके प्रतिपादन है गुन्नार मिर्डल और लागू करने का श्रेय है लकड़ावाला को। इसमें रोजगार पे ध्यान था। फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक गरीबी निवारण, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी की बात थी। नाबार्ड बना इसमें 1982 में। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार, उत्पादकता, इस पे ध्यान। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 1978 में प्रोफेसर राजकृष्ण ने अवधारणा दी। तो ये ध्यान रखना, ये किसने अवधारणा दी, तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने। मतलब इसका होता है कि धीमी आर्थिक वृद्धि का काल। फिर 90 में हमारे यहाँ आर्थिक संकट आया तो वार्षिक योजना आई, क्योंकि भुगतान संकलन संकट आया, LPG हम लेके आए। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक नई सांकेतिक नीति थी। सुधार आया सार्वजनिक क्षेत्र का, कमी आया लाइसेंस राज खत्म हुआ। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक सामाजिक न्याय और समानता की बात हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन आया। 11वीं 2007 से 12 तक तीव्रतम गति और समावेशी ढंग से विकास की बात हुई। 12वीं जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12 से 17 तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हुई। योजना आयोग का नाम फिर नीति आयोग आ गया 1 जनवरी 2015 में। यह थिंक टैंक है। औद्योगिक नीति अगर आपसे पूछे तो एक पहली आई 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये सरकार के एकाधिकार की बात, लाइसेंस राज की शुरुआत, ये सब इसमें हुई। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में। ये भारत का आर्थिक संविधान है। इसी में औद्योगिक विविधीकरण की बात हुई, अलग अलग सूची बनी। फिर औद्योगिक नीति संकल्प 1977 में आया।
IPR 1980, फेरा 73, MRTP, ये सब एक है अलग अलग। फिर 1991 की नई औद्योगिक नीति जिसमें LPG की बात हुई कि LPG हो, लिबरलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो और ग्लोबलाइजेशन हो, सार्वजनिक क्षेत्र का डिसइन्वेस्टमेंट हो, लाइसेंस राज खत्म हो, ये सब इस नीति की बात थी। तो ये आपको बेसिक बेसिक पूछेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये पता रहना चाहिए। मेन आप ईयर पे फोकस करो और क्या क्या चीज़ें हुई, इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो हो सकता है फिर जो सवाल आएंगे बेसिक वो आपसे बन पाएँ। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कोशिश करेंगे कि और वीडियो लेके आएँ, और आप लोग की जो भी डिमांड है, जो भी आप चाहते हैं कि इसके बारे में वीडियो आना चाहिए, वो बिल्कुल कमेंट करिएगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उस पर वीडियो लेके आएँ। आप अभी तक देख रहे हैं, इसलिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।